निर्भर बनाना चाहिए, उनको इतना सभी संसाधनों से वहाँ पर उनको देने चाहिए कि लोगों को जो है छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जो है आगे बड़े अस्पतालों में ना आना पड़े। ऐसा मेरा सुझाव है। तो मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ सतत विकास लक्ष्य के विषय को लेकर, और मैं मुख्य रूप से उत्तराखंड के दृष्टिकोण से विषय को रखूंगा। वैसे तो एक बहुत अच्छी पहल है अध्यक्ष जी, सत्र जब चलते हैं तो विपक्ष को बहुत अवसर मिलते हैं बोलने के, और मैं अनुरोध भी करूंगा कि किसी न किसी विषय को लेकर एक दिवस इस रूप में हो कि हम बाकी लोग भी प्रदेश के उसके विषय अलग अलग हो सकते हैं, उन विषयों पर चर्चा और सार गर्भित एक विषय निकल के आए जो कि इस राज्य के हित में होगा। मैं उत्तराखंड की दृष्टि को अगर कहूं तो उत्तराखंड की विकास की रीढ़ केवल सड़क है। और आज मैं अटल जी को याद करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर नहीं आई होती तो शायद आज हमारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति कुछ और होती। सड़कें बड़ी गति से बनी हैं। मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि भविष्य के अंदर सड़कों के जो सेकंड फेज और तृतीय फेज के जो काम है, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई विद्यालय छोटे ना जहां हम सड़क देने में असफल हों। सड़क जाएगी तो डॉक्टर जाएगा, सड़क जाएगी तो सब प्रकार की सुविधाएं जाएंगी। इसलिए राज्य के लिए प्राथमिकता में अगर हम एक सिस्टम तैयार करें तो सबसे पहले सड़क पर हमारा फोकस होना चाहिए। उसका बजट भी ज्यादा रहता है, लेकिन और अच्छी बजट को हम उसमें प्रावधानित करें जिससे कि भविष्य के अंदर हम हर गांव को ये सुविधा से लाभ दे सकें। दूर संचार भी आज का बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो गया है, और कोरोना काल में तो हमने इसके महत्व को समझा और हमने जाना है। ये एक बड़ी स्थिति है कि देश के अंदर हमसे बाद के देश जो आजाद हुए, वहां के प्रशासकों ने, शासकों ने अपनी यहाँ की जनता को सारी सुविधाएं उस कालखंड में दे दी थी जब भारत के अंदर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसे का सिक्का भी चलता था। अगर ये सब योजनाएं उस दौर में इस देश के अंदर यहाँ के प्रशासकों द्वारा लागू कर दी जाती, शायद दूर संचार के क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी तरक्की होती। और आज मैं ये कह सकता हूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर के दूर संचार की व्यवस्थाएं हो, उस एक बड़ी स्थिति बनी है। और ये अच्छा पहली बार निर्णय हुआ, चाहे दूर संचार हो चाहे दूरदर्शन का क्षेत्र हो, ये बहुत अच्छा एक प्रयास हुआ है। पहले मैं सुनता था कि रेडियो का भी लाइसेंस मिलता था, तब उस बहुत धनाढ्य लोगों के घरों में रेडियो होता था। टेलीविजन भी आया था, लेकिन मुझे ध्यान है मैं बाल्यकाल के अंदर रामायण देखने उस समृद्ध व्यक्ति के घर में रामायण देखने जाता था जिसका टीवी होता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। ये पहली बार मुझे ध्यान है अटल जी के शासनकाल में यह तय किया गया बिना तकनीक के हम किसी देश से कोई सामग्री नहीं खरीदेंगे। उसका परिणाम रहा आज प्रत्येक घर के अंदर रंगीन टेलीविजन है, भिन्न भिन्न प्रकार के आज चैनल हैं। और अब तो स्थिति ये होगी कि आपको जौन सा चैनल देखना, जितने दिन तक देखना, जिस राशि में देखना, वो आप दे सकते हैं। लेकिन ये अच्छा एक प्रयास है, लेकिन भविष्य के अंदर इसको और करना है। भ्रष्टाचार केवल भाषणों से समाप्त होने वाला नहीं, बार बार चर्चाएं होती हैं भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं तकनीक के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लगने की व्यवस्था हुई है। आज बिजली के बिल आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, रेलवे का बुकिंग आप कर रहे हैं, हवाई जहाज की बुकिंग आप कर रहे हैं। इस तकनीक को हमारे राज्य के अंदर और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें बहुत गुणात्मक सुधार की आज भी आवश्यकता, बहुत से क्षेत्रों में इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। महोदय, विकास के लिए स्वरोजगार ही महत्वपूर्ण है। हमारा छोटा राज्य है, मैं कई बार चर्चा करता हूं कि 2000 में राज्य गठित हुआ, हमने 2000 में जिसको नौकरी दी वो 25-26 साल का लड़का होगा। आज 22 साल बाद 47 साल का हुआ है, 60 साल रिटायरमेंट, 13 साल बाद उसका रिटायरमेंट होना है। फिर हम चर्चा करते हैं पुलिस वाले पूरे हैं, डॉक्टर पूरे हैं, अध्यापक पूरे हैं, तो आप कहां से सरकारी नौकरी देंगे? सरकारी नौकरी इस राज्य के विकास का पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह स्वरोजगार को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते इसका विचार जरूर करना चाहिए। गरीबी मानसिकता होती है, हर देश का हर व्यक्ति के पास 2 हाथ हैं, आंख है, पैर है, लेकिन गरीबी देखने का नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। और बहुत से लोगों ने किया है देश के अंदर, गरीबी अपने से नीचे देखी जाती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी जी का। मोदी जी ने आह्वान किया कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते छोड़े, जो लोग भिन्न भिन्न सुविधाएं, गाड़ी का जो भाड़ा नहीं पड़ता छोड़ सकते छोड़े। आज भी आवश्यकता है, ये ठीक है कि जो फ्री में देने की प्रवृत्ति खड़ी हो जाए तो उसका समाप्ति नहीं कर सकते, लेकिन आज भी इस प्रदेश के अंदर यह आह्वान, मैं कह सकता हूं मेरा उत्तराखंड का व्यक्ति भूख और ठंड से कभी नहीं मरा।
हमारे पास सब प्रकार के भोजन के साधन उपलब्ध है, ये सत्यता है। मैं गरीबी जो देखता हूं तो मैं तब देखता हूं तो जूठन में से कोई बच्चा जूठन उठा के खाता है, वो मैंने ऐसे राज्यों को भी देखा है। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य, हम देवभूमि के लोग हैं, हमारा भूख से ठंड से कोई नहीं मरा आज तक का इतिहास है महोदय। इसलिए आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपने को जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं को क्या अपने लोगों के लिए हम छोड़ सकते हैं, इस प्रकार की एक सोच रूप में होनी चाहिए। और मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास भी किया, मैंने अपने घर में कहा कि भाई ये राशन कार्ड हमारा बना है, लेकिन इससे हम चीनी नहीं खरीदेंगे, इससे हम राशन नहीं खरीदेंगे। ऐसा बहुत आह्वान अगर राज्य सरकार की तरफ से होता है तो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को सम्मानित करने का भी अगर कोई कार्यक्रम बने, उसकी भी एक आवश्यकता राज्य के अंदर रहती है महोदय। उत्तराखंड के पानी की बड़ी चर्चा आई है, लेकिन मैं कह सकता हूं भविष्य का जो चर्चा आती है भविष्य का युद्ध पानी के लिए होगा। हम आज भी पानी को हम बिस्लरी मंगा रहे हैं, बहुत सी चीजें ला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के इतना जल है, हम आज तक उस जल को बेचकर राजस्व की कोई नीति नहीं बना पाए हैं। प्राइवेट सेक्टर के उद्योग भी आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, अभी तो ट्रेन भी आ जाएगी तो हमको और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस दिशा में बहुत आवश्यक प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्य हमारे पत्थर बहुत है, ये ठीक है, खनन का विषय बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन पत्थर को तराश कर यहाँ के पत्थर को हम किस रूप में एक ऐसा पत्थर निर्मित करते हैं, बड़े बड़े भवन बन सकते हो, उसके लिए मशीन लगे, उसके इंडस्ट्री लगे, इसका प्रयास करना है। और गंगा जी का जो जिसको हम गंगलोड़ा बोलते हैं, उस पत्थर का महत्व उसको पूरे देश के अंदर उसकी सप्लाई कर सकते, लेकिन उस प्रकार के उद्योग इस राज्य के अंदर स्थापित करने की मुझे लगता है आवश्यकता रहेगी। उत्तराखंड का पहनावा, उत्तराखंड की बोली, उत्तराखंड की भाषा, इसके अलग अलग हर ब्लॉक में हम जाएंगे तो अलग सिस्टम है। क्या हम सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हम चमोली में थराली की साइड गए तो क्या एक ऐसा स्टेशन वहां बना सकते हैं जो कभी उधर लोग जाएं तो वहां का कल्चर का एक कार्यक्रम। शाम में जब एक बार जयपुर गया था तो वहां जयपुर के अंदर राजस्थानी कल्चर का शाम कोई कार्यक्रम होता है, जितने लोग जाते हैं वहां जाते हैं। हम बद्रीनाथ के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जनजाति के लोग इतनी बड़ी संख्या में यात्रा आती है, जनजाति का पहनावा का ऐसा भव्य सांस्कृतिक स्वरूप का कार्यक्रम वहां रोज सायंकाल किसी समय पर हो जाए, जिससे कि लोग टिकट लेकर उसमें आ सकते हैं, इस प्रकार की करने की आवश्यकता है। अभी ठीक है कि खेती भी बड़ा महत्वपूर्ण का हिस्सा है, और खेती की दृष्टिकोण से हमको क्लस्टर खेती में महत्व, जहां जो चीज उपज होती है उसका अभी तक हम मूल्यांकन नहीं कर पाए। लोगों को ये दिशा भी देनी पड़ेगी कि भाई इस क्षेत्र में ये जहां मटर होता है वहां मटर ही पैदावार हो, जहां गेहूं होता है गेहूं, हमारे चमोली जनपद अनेकों स्थानों पर आलू खूब होते हैं तो वहां आलू की उपज बढ़ाई जाए, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। जंगलों में फलदार वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे फल लगा दिए जाएं कि फिर लोगों के सेब के फल ही ना बिके, लेकिन बहुत उच्च क्वालिटी का फॉरेस्ट विभाग अरबों रुपया पेड़ों पर लगा रहा है और सारे बंदर खेतों में आ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फल, इस बार मैं आग्रह करूंगा, सरकार यहाँ बैठी है, मेरा निवेदन रहेगा कि वन विभाग को एक कहिए कि ऐसे फल लगाए जाएं जो बंदरों के लिए, लंगूर के लिए, कम से कम उनको वो उसकी आपूर्ति वहां हो जाए, जिससे वो मैदान गांव की तरफ न आए। इसका एक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी महोदय। कुछ विषय, मैं बहुत लंबा विषय नहीं बोलूंगा, मेरा एक निवेदन है, एक पर्यटन विभाग का मेरा एक आग्रह है। देखो अभी साहसिक पर्यटन का बहुत से पर्यटन का विषय है, लेकिन अभी तक हमने गाइड प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम नहीं किया। मैं जानता हूं बड़ी संख्या में बेरोजगार, उनको गाइड प्रशिक्षण दिया जाए तो वो खुद ही बुलाएंगे यात्रियों को, बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिक तो करिए आप, ऐसी रीतें बन जाए कि भाई यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो लड़के निकलेंगे वो अपने से 10 लोगों को बुलाएं, बाद में धीरे धीरे ऐसे ट्रैक है, उन ट्रैकों को अंदर हम ले जा सके। साहसिक पर्यटन की दृष्टिकोण से प्रशिक्षण अलग हो, एक रोजगार का माध्यम बन सकता है। हमारे उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा रोजगार का माध्यम रही है। मैं कह सकता हूँ जिस कुल से मैं आता हूँ, हमारे तो एक पूर्वज किसी जमाने में न सेना में होते थे और न किसी काम करते, ब्राह्मणों की आय का पूरा साधन संस्कृत शिक्षा थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति हो गई, संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं। उस दिशा के अंदर क्या प्रयास हो सकते हैं कि आज भी बड़ी संख्या, क्योंकि मैं कह सकता हूं उत्तराखंड देवभूमि के ज्योतिष का एक बहुत बड़ा महत्व है, और उत्तराखंड के ज्योतिषों की पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर मांग है। अगर उस दिशा में उत्तराखंड की सरकार एक नीति तैयार करे और जो उसमें अच्छी शिक्षा के माध्यम दिशा हो तो प्रयास हम लोग कर सकते हैं। योग शिक्षा भी, क्योंकि अब तो योग अखिल भारतीय पूरा विश्व स्तर पर 21 तारीख को हम योग दिवस मनाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है योग का भी केंद्र, योग की भी उत्पत्ति उत्तराखंड से हुई है। इसका व्यापक प्रसार उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था बनेगी तो बहुत लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। आयुर्वेद शिक्षा का विषय ही गया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, और आज मैं कह सकता हूं भारत के सबसे धनाढ्य इंडस्ट्री उनकी है। तो ये धनाढ्य व्यक्ति हो सकता है, सरकार भी तो हो सकती है।
सरकार का राजस्व प्राप्त हो सकता है। हम ऐसे कैसा ऐसा प्रयोग करें जिससे कि आयुर्वेद की चीजों को हम बढ़ावा दें, उसका पूरा शोध करें, उसके लिए पूरी एक